नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भारत के सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के नामकरण और भारत को क्या संज्ञा दी गई है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीतिक स्थिति की या प्रशासनिक स्थिति की। अब आप कहेंगे कि सर भूगोल में राजनीतिक या प्रशासनिक स्थिति का क्या महत्व है। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की ज्योग्राफी वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर परिभाषित होती है, क्योंकि भूगोल या जो भी प्राकृतिक भूभाग होते हैं वह किसी राज्य या किसी देश की सीमाओं के भीतर बंधे हुए नहीं होते हैं। लेकिन वर्तमान में जब हम उनके विस्तार को किसी देश के संदर्भ में या किसी महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हमें देश और उनके राज्यों के बारे में जो है जानकारी होना जरूरी। जैसे उदाहरण के लिए सीधा सा यदि आपसे प्रश्न पूछे कि पूर्वोत्तर अंचल में भारत के कितने राज्य हैं, तो विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थी होगा वह सदैव उत्तर देगा 7। लेकिन पूर्वोत्तर अंचल में 8 राज्य। अब ये 8 राज्य कौन से? यह राजनीतिक व्यवस्था से या राजनीतिक स्थिति से पता चलता है कि भारत की वर्तमान में राजनीतिक स्थिति क्या है। अब राजनीतिक स्थिति का मतलब राजनीति से नहीं है। राजनीतिक या पॉलिटिकल स्थिति का जो मतलब है वह है कि भारत में कितने राज्य, कितने संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, और जब भारत राज्यों का संघ है तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर होगा। और इसीलिए हमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होना जरूरी। और यदि आपको राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी पता है, राजनीतिक स्थिति आपको पता है, तो जब हम ज्योग्राफी के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र, चाहे वह वन्य जीव अभ्यारण्य है, चाहे वह राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे वह जो है पर्वत चोटी है, चाहे वह नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, चाहे वह बहुउद्देश्य परियोजना है, चाहे मृदा का वितरण है या प्राकृतिक विशेषता का वितरण है, यह सभी राज्यों से संबंधित पूछे जाते हैं। चाहे वह खान है, चाहे वह लोहा इस्पात संयंत्र है, सूती वस्त्र का कारखाना है। और ये जब सभी कब क्लियर या समझ में आते हैं, जब हमें पूरा मानचित्र याद होता है। और इसीलिए हम जो है भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर हम भूगोल के संदर्भ में पढ़ने की शुरुआत करेंगे, ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि हमारी जो वर्तमान में भारत की राजनीतिक स्थिति है वह किस प्रकार से बनी है। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर पढ़ेंगे। हालांकि यह इतिहास के अंतर्गत तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन इतिहास को भूगोल के साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो सहसंबंध जो होता है ना, विषयों का सहसंबंध, वह भी क्लियर होता है। और उससे यह पता चलता है कि कौन सी चीज ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछी जाएगी और कौन सी चीज आपको जो है हिस्ट्री के अंतर्गत पूछी जाएगी। और जब हम भूगोल विषय के विशेषज्ञ के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें हर तरह की सामान्य जानकारी क्लियर होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भारत के सामान्य परिचय में भारत की राजनीतिक स्थिति की।
हालांकि भारत की राजनीतिक स्थिति प्रत्यक्ष रूप से भूगोल से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भूगोल के कई प्रश्न हम भारत की राजनीतिक स्थिति के आधार पर सही कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले की। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग 565 रियासतें थी। और आपने पढ़ा है कि मध्यकाल की बात करें, प्राचीन काल की बात करें या ब्रिटिश काल की बात करें, भारत के अनेक राज्यों में, जिसे वर्तमान में हम राज्य की श्रेणी में बात करते हैं, वहां अनेक रियासतों में बटे हुए थे जहां राजाओं का शासन था। और इसी कारण हम कहते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग 565 रियासतें थी जहां राजा शासक राज्य करते थे। क्लियर? जब 4 जुलाई, अब समझना यहां से, चार जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम प्रस्तावित किया। क्या क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से हम लोग जानते हैं कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया कि भारत ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव का नाम क्या रखा गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया। क्लियर? अब यह प्रस्ताव 4 जुलाई 1947 को रखा गया था, पारित नहीं हुआ था, पारित बाद में हुआ था। क्लियर हो गया? अब जब रखा गया था, इस प्रस्ताव में क्या था? इस प्रस्ताव में था कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाकर उन्हें सत्ता सौंप दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनाकर उन्हें सत्ता सौंप दी जाएगी। यहां इस प्रस्ताव में कहा गया था, यानी एक तरह से भारत का बंटवारा किया जाएगा, भारत के टुकड़े किए जाएंगे और 2 अधिराज्य बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान और उन दोनों को उनकी सत्ता सौंप दी जाएगी। यह कब प्रस्ताव आया था? 4 जुलाई 1947 को।
जब भारत सरकार को यह पता चला कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव लाया गया है, तो 5 जुलाई इसके जस्ट अगले दिन 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार के द्वारा एक भारतीय रियासती विभाग की स्थापना की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और उसका सचिव किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को। और आप लोग सब जानते हैं कि जब हम रियासती विभाग की बात करते हैं तो रियासती विभाग को कार्य सौंपा गया था कि वह भारत की जितनी भी रियासतें हैं उनसे बात करें और उनको भारत में मिलने के लिए तैयार करें या भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें जो है बाधित करें, उनके साथ समझौता करें। तो इसीलिए जो है 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भारतीय रियासती विभाग की स्थापना की। और इसका सचिव किसे बनाया गया था? वीपी मेनन को इसका क्या बनाया गया था? सचिव। और इस विभाग का क्या कार्य था? इस विभाग का कार्य था कि यह विभाग यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन भारत में जो रियासतें हैं उन रियासतों के शासकों के साथ बातचीत करें, चर्चा करें, वार्तालाप करें और उन रियासतों को भारत में मिलने के लिए क्या करें? बाधित करें या एक तरह से उनके साथ समझौता करें, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए कि वह भारत में ही रहना चाहती है। क्लियर हो गया? अब आता है कि जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतों को छोड़ दें, हमने कहा स्वतंत्रता से पूर्व कितनी थी? लगभग 565 रियासतें थी, उसमें से केवल 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासत को छोड़ दें तो शेष सभी रियासतों को भारत में मिला दिया गया। साथ ही जो फ्रांसीसी या पुर्तगालियों के उपनिवेश थे वह शेष रहे थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तीन रियासत तथा पुर्तगाली और फ्रांसीसी उपनिवेशों को छोड़कर शेष सभी
रियासतों को भारत में मिला दिया गया। तो कई बार ये इतिहास में भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि स्वतंत्रता तक या 15 अगस्त 1947 तक कौन सी रियासत भारत का भाग नहीं थी? तो केवल 3 रियासतें, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ जिसे जनमत संग्रह के बाद में मिलाया गया, और हैदराबाद जिसे पुलिस या सैन्य कार्रवाई के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एक तरह से एकीकरण किया। और जब हम राजस्थान या अन्य राज्यों के संदर्भ में बात करते हैं तब भी हम यही पढ़ते हैं कि एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, जिनका संबंध भारतीय रियासती विभाग से था और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को हुई थी। यह हम इतिहास की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं और इतिहास से हम ज्योग्राफी की ओर अग्रसर होंगे ताकि हमें एक एक चीज क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए किसी विषय का। अब देखिए, अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि स्वतंत्रता के बाद में भारत के जो लोग थे, जो रियासतें भारत में विलय हुई थी, वह अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भाषा और संस्कृति की थी। और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद में भारत की जनता के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या कर दी? मांग प्रारंभ कर दी। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जनता ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रारंभ की। हालांकि स्वतंत्रता से पहले भी कई राज्य जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने या पुनर्गठन की मांग कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में यह मांग और क्या होगी? तेज होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में भारतीय जनता ने राज्य के पुनर्गठन की मांग का आधार क्या रखा? भाषा और संस्कृति के आधार पर। अलग भाषा, जैसे गुजराती बोलने वाले गुजरात कहलाएगा, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र कहलाएगा, तेलुगु बोलने वाले तमिलनाडु कहलाएगा, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटका कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी स्वतंत्रता के बाद में। और जब यह मांग बढ़ती गई तो नवंबर 1947 में संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह कहे कि संविधान सभा के द्वारा एस के दर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया और उसे कार्य सौंपा गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन यह भाषा के आधार पर करना उचित है या नहीं है। यानी कि नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद ने एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। कार्य यह जांच करना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। कि जब स्वतंत्रता के बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तीव्र हुई तो उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त किए गए या भारत के पहले राष्ट्रपति बने। क्लियर? तो इन्होंने उस समय के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जज थे जिनका नाम था एस के दर। एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया और उसे कार्य सौंपा गया कि वह यह जांच करे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है। और इस कमेटी ने, जिसे हम दर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, दर आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को, यानी कि लगभग 1 वर्ष बाद, अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी। और जब संविधान सभा को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। यानी कि दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या क्या विरोध किया। दस दिसंबर 1948 को दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी तथा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या क्या विरोध किया। जब इन्होंने विरोध किया तो इस विषय पर विचार करने हेतु 1948 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जयपुर में। कहां हुआ? जयपुर में, जिसके अध्यक्ष थे पटाभी सीतारमैया। उस अधिवेशन में एक समिति का गठन किया गया जिसे जेवीपी समिति के नाम से जानते हैं। यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन जो विषय जो चर्चित था, अलग अलग लोग जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे, तो उस पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में, जो कब हुआ? 1948 में हुआ, उस अधिवेशन में एक समिति का गठन किया गया जिसे जेवीपी समिति के नाम से हम लोग जानते थे। यानी कि 1948 के कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन विषय पर चर्चा हेतु जेवीपी समिति का गठन किया। जेवीपी समिति का गठन किया और जेवीपी समिति के जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, और तीनों को ही जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, जो कि जयपुर अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इनकी जो है एक समिति बनाई गई और उन्हें जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में विषय पर चर्चा के लिए इसका यानी विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया। और 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन यदि यह एक व्यापक जन मांग है तो लोकतांत्रिक आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्या है? उचित है। नहीं, इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा व्यापक
जन मांग के आधार पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है। यह किसने कहा? यह जो है वह जेवीपी समिति ने कहा। और जब जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि यदि जनता की मांग उचित है तो लोकतांत्रिक आधार पर, प्रजातांत्रिक आधार पर, भाषा के आधार पर यदि हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो यह गलत नहीं। जबकि दर समिति ने तो पूरा ही क्या कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। लेकिन जेवीपी समिति ने कहा कि यदि लोगों की मांग ज्यादा है और व्यापक जन मांग है तो यह जो है लोकतांत्रिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यदि हम भाषा के आधार पर करते हैं तो वह उचित है। जैसे ही इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ तो मद्रास में जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में व्यापक जन आंदोलन किया, जिसमें जो है उसके नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गई। और जब यह आंदोलन व्यापक हुआ तो 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के लोगों का एक अलग से राज्य बना दिया जिसे कहा गया आंध्र प्रदेश। और आपने पढ़ा होगा आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। और यह हमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा। इसकी घोषणा तो 19 दिसंबर 1952 को हुई थी, लेकिन यह कब बना? अक्टूबर 1953 में यह जो है भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना। देखिए जेवीपी समिति के रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन किया और लगभग 15 दिसंबर 1952 की इनकी क्या होती है? इसी आंदोलन के दौरान आमरण अनशन से मृत्यु हो जाती। उसके बाद 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। यानी कि 19 दिसंबर 1952 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य होगा और उस राज्य का नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अब घोषणा तो 1952 में हुई थी, लेकिन यह कब बना? अक्टूबर 1953 में। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। और इसीलिए यहां से बहुत बार प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से इतिहास के दृष्टिकोण में भी पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह आंध्र प्रदेश है। और यह कब बना था? अक्टूबर 1953 में। जबकि घोषणा कब हुई थी? 19 दिसंबर 1952 को। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से धीरे धीरे भारत में राज्यों का गठन, और जब आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर राज्य के रूप में गठन किया गया, तो भारत में जो दूसरे अन्य भाषा और संस्कृति के लोग थे, उन्होंने भी जो है क्या किया? अलग राज्य की मांग का मुद्दा और तेज गति से उठाया। और इसके बाद भारत सरकार ने, इन्हीं की तत्कालिक प्रधानमंत्री ने एक आयोग का गठन किया, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और उसने कहा कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना क्या है? उचित है। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो 1956 में भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को के नाम से जानते हैं, जो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। और उसके बाद भारत में जो है भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, तो उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में भारत में जो है कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा जो है अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।